Hello students, in this lecture we will study performance analysis of an algorithm. Basically एक algorithm किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ओके? लेकिन किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास कई सारे एल्गोरिदम्स हों. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास 4 एल्गोरिदम्स हैं. अब मुझे सिंपल सी बात है, चूज करना पड़ेगा उन 4 एल्गोरिदम्स में से कि कौन सी एल्गोरिदम्स बेस्ट है. ओके, अब मैं रैंडमली अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके तो उनमें से कोई भी एल्गोरिदम चूज करूंगा नहीं. सिंपल सी बात है, किसी टेक्निकल बेस पर ही कोई एक एल्गोरिदम मैं चूज करूंगा, ठीक है, जो कि मेरे टास्क के लिए बेटर होगी. और इसी काम को करने के लिए मुझे परफॉर्मेंस एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है ये डिपेंड करती है जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, है ना, और जो आपको आउटपुट चाहिए. गॉट इट? और एक एल्गोरिदम बेस्ट कब मानी जाएगी? जब वो कम से कम रिसोर्सेज में आपका डिजायर्ड आउटपुट या उससे ज्यादा आपको डिलीवर करे. एम आई राइट और नॉट? आपका एक टास्क है, आपको टास्क परफॉर्म करना है, तो कोई भी एल्गोरिदम अगर कम से कम रिसोर्सेज का कंजम्पशन करके आपका डिजायर्ड आउटपुट या उससे ज्यादा परफॉर्म कर रही है, तो दैट एल्गोरिदम इज बेस्ट फॉर यू. एम आई राइट और नॉट? अब बात करते हैं ये रिसोर्सेज क्या क्या है. तो रिसोर्सेज की बात करें, सबसे पहला रिसोर्स है टाइम. कोई भी एल्गोरिदम कितनी फास्ट है, मेरे टास्क को कितनी जल्दी परफॉर्म कर रही है, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है. ओके, तो अब ये जो टाइम है, इस टाइम कंजम्पशन को हम कैसे मेजर करेंगे? इस टाइम कंजम्पशन को मेजर करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसा फंक्शन है जो टाइम बताता है, टाइम कंज्यूम्ड बताता है, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनपुट्स पर. सिंपल सी बात है, किसी भी टास्क को मुझे परफॉर्म करना है, फॉर एन एग्जाम्पल सॉर्टिंग, अगर मैं नंबर ऑफ इनपुट्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मैं दे रहा हूं सॉर्ट करने को, अगर मैं उन्हें इंक्रीज करूंगा तो मेरा रनिंग टाइम भी इंक्रीज होगा. ठीक है, अब मुझे देखना यह है कि कौन सी एल्गोरिदम में ये जो रनिंग टाइम है कितनी फास्टली ग्रोथ कर रहा है. ग्रोथ करने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज कर रहा हूं तो उसका टाइम भी अगर बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है एक एल्गोरिदम का. और एक दूसरी एल्गोरिदम है जिसमें जब मैं नंबर ऑफ इनपुट्स को इंक्रीज कर रहा हूं तो टाइम कंज्यूम तो इंक्रीज हो रहा है बट कम रेट पर. गॉट इट? तो इस तरीके से मैं कंपेयर कर सकता हूं कि किस एल्गोरिदम को मुझे चूज करना है. तो जिस एल्गोरिदम में नंबर ऑफ इनपुट को इंक्रीज करने से कम ग्रोथ हो रही है, मैं उस एल्गोरिदम को चूज करूंगा. तो ये जो फंक्शन है जो टाइम कंज्यूम्ड एंड नंबर ऑफ इनपुट्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, ये इस फंक्शन को हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. गॉट इट? तो ये जो फंक्शन आप यहां पर देख रहे हैं एफ ऑफ एन, ओके, दैट रिप्रेजेंट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और यहां पर जो स्मॉल एन है दैट इज व्हाट? नंबर ऑफ इनपुट्स. देखिए, एक तो रिसोर्स हो गया टाइम और दूसरा रिसोर्स है मेमोरी. किसी भी सिस्टम की मेमोरी भी एक इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी एल्गोरिदम को चूज करने के लिए. क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एक पर्सन है, उसके पास मेमोरी, उसके सिस्टम में मेमोरी काफी ज्यादा है, उसके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है, तो उसने एल्गोरिदम बना दी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग. ओके, लेकिन उस एल्गोरिदम में मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा हो रहा था. गॉट इट? तो अगर मान लीजिए वो अपने सिस्टम पर रन कर रहा है, उसको परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है, उसने क्या देखा? उसने केवल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक किया कि भाई मेरा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा आ रहा है, और उसने वो जो कोड है वो कोड किसी दूसरे पर्सन को, सपोज क्लाइंट को, अपने डिलीवर कर दिया. अब क्या जरूरी है कि उसके क्लाइंट के पास भी सेम कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम हो सकता है उसके जो रैम हो या जिस भी सिस्टम में यूटिलाइज करना हो, कई सारे लोगों को यूटिलाइज करना हो वो प्रोग्राम, और जो सिस्टम के यूजर्स हैं उनके पास वो कॉन्फ़िगरेशन ना हो जो क्रिएटर के पास था उस प्रोग्राम के. ओके, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि
प्रोग्राम को मेमोरी की ज़रूरत है ज़्यादा, बट जो जो यूज़र उसको यूटिलाइज कर रहा है उसका रैम कम है। तो सिंपल सी बात है, जो आपके एल्गोरिदम है उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये जो मेमोरी कंजम्पशन है ये भी इंपॉर्टेंस रखता है, और इस मेमोरी कंजम्पशन को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो रिलेट करता है मेमोरी कंज्यूम्ड को विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इनपुट्स। गॉट इट? नंबर ऑफ इनपुट्स, स्मॉल एन। तो देखिए आप, ये मेमोरी ऑक्यूपाइड व्हाइल एग्जीक्यूशन, ये डिपेंड करती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकली हम एक फंक्शन ऑफ इनपुट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डिटेल में। ओके, एक्चुअली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम इस लेक्चर में ज़्यादा एनालाइज नहीं करेंगे। ओके, हमारा जो मेन कंसर्न है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। गॉट इट? तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिटेल में कंसीडर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली डिपेंड करता है एक तो इन नंबर ऑफ इनपुट्स पर। ये तो सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा, जितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे उतना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम्ड इंक्रीज होगा। गॉट इट? नेक्स्ट, एल्गोरिदम पर। अगर डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स हैं, मैं तरीके डिफरेंट चेंज करके, ठीक है, टाइम का कंजम्पशन कम कर सकता हूं, अपनी एल्गोरिदम को और एफिशिएंट बना सकता हूं। गॉट इट? तीसरा है ऑल्सो द टाइप ऑफ इनपुट डेटा सेट्स। अब ये इनपुट डेटा सेट्स का टाइप क्या है? जैसे हम सॉर्टिंग करेंगे, अगर हम सॉर्टिंग मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, मेरे पास सपोज 5 डिजिट्स दे दी मुझे एट रैंडम, अब मुझे उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को ऑलरेडी जो इनपुट में आया डेटा सेट, अगर वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो मेरे जो एफर्ट होंगे किस उसको अरेंज करने के, बस मैं उसे चेक करूंगा, और चेक करते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो टाइम कंज्यूम्ड बहुत कम होगा। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, जो मेरे पास टास्क गिवन है वो टास्क ऑलरेडी परफॉर्म्ड है, बस मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि ये तो टास्क ऑलरेडी परफॉर्म्ड है इस डेटा सेट पर, इस इनपुट डेटा सेट पर, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के केस को हम बोलते हैं बेस्ट केस। अब मैं बात करता हूं वर्स्ट केस की। वर्स्ट केस क्या? कि मेरे पास जो भी मेरे पास डेटा सेट आया, यानी कि एक 5 डिजिट की जो मेरे पास इनपुट आई, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, और मुझे उसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, या मान के चलिए बिल्कुल रैंडमली, मतलब मैक्सिमम रिवर्स ऑर्डर और बिल्कुल रैंडमली अरेंज्ड है। ओके, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे वर्स्ट केस सिचुएशन, क्योंकि इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डेटा सेट 3 केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट केस इज वर्स्ट केस, कि बुरी से बुरी कंडीशन में, मतलब मेरे पास कैसा भी डेटा सेट आ जाए, उस कंडीशन में कितना टाइम लगेगा। ओके, दैट इज मेजर्ड बाय वर्स्ट केस। देन इन एवरेज, जब वर्स्ट केस और बेस्ट केस की जो भी एवरेज निकाल के हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो 3 केसेस में, वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केसेस में, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। अब डिस्कस करते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। बेसिकली ये टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है? अगर मैं कोई भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक ऐसे एल्गोरिदम बनाता हूं जिसमें कम से कम टाइम लगे, तो मुझे ज्यादा मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। मींस अगर मैं किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंप्रूव करता हूं, तो जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो डेप्रिशिएट होगी। और अगर मैं उसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक ऐसे एल्गोरिदम क्रिएट कर रहा हूं कि उसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी मेमोरी जो रिक्वायर्ड है वो कम से कम हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस तरह की एल्गोरिदम में मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा। इट मींस अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेप्रिशिएट होगी। ओके, तो इस तरह के रिलेशन को इन दोनों के बीच में हम बोलते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ।
ओके तो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करूंगा तो मुझे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इंप्रूव करूंगा तो मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो हम लोग करते क्या है, इसके बीच का एक रास्ता निकालते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है उस टास्क की, कि उस टास्क को कितने कम से कम टाइम में कंप्लीट करना है और कितना कम से कम स्पेस रिक्वायर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम एक ट्रेड ऑफ बीच में डिसाइड करते हैं कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रखनी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रखनी है, उसके हिसाब से उस एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं। नाउ वी विल सी दैट हाउ टू एक्सप्रेस दैट फंक्शन f of n that was representing time complexity with some examples. ओके तो मैंने यहां पर 3 एग्जांपल्स लिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिए हुए ताकि आपको समझ में आए। ओके तो देखिए लीनियर लूप, लीनियर लूप क्या होता है, फॉर लूप मैं यहां पर यूज कर रहा हूं फॉर i इक्वल्स टू 0 दैट i इज लेस देन 100 एंड i प्लस प्लस। देखिए सबसे पहली बात, जो भी आपका टाइम कंज्यूम होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इटरेशंस पर। तो मुझे बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हो रहे हैं। ओके तो यहां पर देखिए अगर मेरे पास स्मॉल n, यहां पर देखिए n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इटरेशंस मुझे कितने करने हैं 100, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ इनपुट, क्योंकि हर एक इनपुट पर मुझे इटरेशन करना होगा, फॉर लूप लगाना होगा। गॉट इट और नॉट। तो मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट सपोज स्मॉल n है और यहां पर स्मॉल n की वैल्यू है 100। तो देखिए इस लूप के परफॉर्म होने पर कितने इटरेशंस होंगे, ये i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, वो तो फर्स्ट इटरेशन हो गई होगा, उसके बाद में इटरेशन स्टार्ट होंगे 1 2 3 4, कब तक होंगे 99 तक। ओके तो 0 से लेके 99 तक टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हो गए 100। मींस जो भी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उसके बराबर इसमें नंबर ऑफ इटरेशंस हो गए। गॉट इट। तो क्या मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो फंक्शन मैं रिप्रेजेंट कर रहा था दैट f of n, इस f of n को मैं स्मॉल n लिख सकता हूं। फॉर लीनियर लूप कैन आई रिप्रेजेंट दिस फंक्शन f of n फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल n, यस और नो। ऑब्वियसली यस, क्योंकि नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हो रहे हैं, स्मॉल n हो रहे हैं 100 इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट था उतने ही इटरेशंस हो रहे हैं इस फॉर लूप की वजह से। तो मैं इस फॉर लूप के लिए लिख सकता हूं कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फॉर लूप f of n इज इक्वल्स टू n। ओके अगर देखिए यहां पर मैंने क्या किया होता, अगर मैंने ये i प्लस प्लस यानी कि हर एक वैल्यू पर इंक्रीज ना करके मैंने इसको लिख दिया होता i इज इक्वल टू i प्लस 2, i इज इक्वल टू i प्लस 2, यानी कि 0 0 के बाद 2 2 के बाद 4, तो कितने नंबर ऑफ इटरेशंस होते हैं, जस्ट हाफ ऑफ 100 मींस 50 इटरेशंस होते हैं। यस और नो 50 इटरेशंस होते हैं। तो ये जो 50 इटरेशंस होंगे तो नंबर ऑफ इनपुट अगर n है तो दैट f of n मे बी n by 2। इस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, लीनियर लॉगरिथमिक लूप फॉर i इज इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन 10 i प्लस प्लस। इस पूरे लूप में, इस फॉर लूप में आपके नंबर ऑफ इटरेशंस कितने होंगे, स्मॉल n होंगे। गॉट इट। और यहां देखिए यहां पर जो इटरेशंस होंगे, सबसे पहले j की वैल्यू 1 ली तो j की वैल्यू अब नेक्स्ट जो इटरेशन होगा वो किस पर होगा, 2 into 1 यानी कि 2 पर होगा, 1 के बाद 2 पर। अब j की वैल्यू क्या लूंगा मैं, अब 2 हो गया, अब फिर से इसको अपडेट करूंगा 2 into j, तो 2 into 2 4 पर होगा। तो पहले 2 पर 1 पर हुआ, फिर 2 पर हुआ, फिर 4 पर हुआ, फिर उसके बाद किस पर होगा, 8 पर होगा। गॉट इट, 8 पर होगा। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं नंबर ऑफ इटरेशंस केवल 4 हुए। ओके तो नंबर ऑफ इटरेशंस केवल 4 हुए, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन लॉगरिथमिक स्पेस को, कि ये लॉगरिथमिक देखिए 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, है ना। तो इस तरीके से इटरेशन हो रहा है, इन वैल्यू पर जे की इटरेशन हो रहा है, और इन वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन लॉगरिथमिक स्केल। तो मैं इसको सिंपली लिख के बताता हूं, दिस विल रिप्रेजेंट लॉग ऑफ n, यानी कि हर एक इटरेशन के लिए i के लॉग ऑफ n इटरेशंस होंगे। ओके अगर मैं इन दोनों कलेक्टिवली लिखूं तो हर एक इटरेशन के लिए लॉग ऑफ n होंगे, तो n इटरेशंस के लिए कितने हो जाएंगे, n टाइम्स
log ऑफ n टाइम्स log ऑफ n, और इस तरीके से हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे फॉर लीनियर लॉगरिथमिक लूप। ओके, एक और एग्जांपल समझते हैं, क्वाड्रेटिक लॉगरिथमिक लूप। इस क्वाड्रेटिक लॉगरिथमिक लूप में देखिएगा, मैंने एक लूप चलाया i का, नंबर ऑफ इटरेशंस कितने 10, ओके, और हर एक i की वैल्यू के लिए, यानी i की वैल्यू 0 के लिए 10 इटरेशंस इसके होंगे। ओके, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितने इटरेशंस होंगे, इसके 10 इटरेशंस होंगे, और हर एक 10 इटरेशंस के लिए j के भी 10 इटरेशंस होंगे। ओके, तो अगर मान लीजिए इसमें मुझे 10 इटरेशंस लग रहे हैं और इस लूप में भी 10 इटरेशंस हो रहे हैं, तो हर एक के लिए n प्लस हर एक के लिए n, तो n प्लस n 10 टाइम्स अगर मैं ऐड करूंगा, अगर मैं n को 10 टाइम्स ऐड करूंगा तो नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हो जाएंगे, n इंटू n। सोचते हैं, लिखिए, देखिए मैं ऐसे लिखता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करता हूं। fn इज इक्वल्स टू, जब मैंने i की वैल्यू 0 ली तो कितने नंबर ऑफ इटरेशंस होंगे, इसमें 10 इटरेशंस होंगे। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू 10 है, मैं पहले 10 पुट करूंगा, उसके बाद में आपके स्मॉल n की वैल्यू पुट करूंगा उसके प्लेस पर। ओके, अब देखिए जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसके लिए कितने इंक्रीमेंट होंगे j के, क्योंकि देखिए इस लूप के अंदर नेस्टेड लूप है ये। ओके, तो कितने इटरेशंस होंगे, अगेन 10 इटरेशंस प्लस 10, ऐसे ही कितने इटरेशंस होंगे, ऐसे 10। i की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, i की वैल्यू 0 के लिए 10, i की वैल्यू 1 के लिए 10, i की वैल्यू 9 तक वेरी करेगी। ओके, 9 तक वेरी करेगी, और ये जो आपके पास इटरेशंस होंगे वो 10 इटरेशंस 10 टाइम्स होंगे। 10 क्या है यहां पर, नंबर ऑफ इनपुट, तो अगर मैं इसको n से रिप्लेस करूं तो f ऑफ n will be, you can also write it as f of 10, n की वैल्यू यहां पर 10 थी ना, now I will write f of n is equals to n plus n plus n plus n, कितने टाइम, n टाइम्स, तो we can write it also n into n, that will be what, n square, n square means f of n will be f of n will be n square। ओके, तो इन क्वाड्रेटिक लॉगरिथमिक लूप जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी i fn की फॉर्म है, दैट इज व्हाट, n स्क्वायर, दैट इज अ फंक्शन ऑफ n स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम को, ये तो सिंपल एक लूप लिया था, तो हम किसी भी प्रोग्राम के नंबर ऑफ इटरेशंस की हेल्प से उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ट्रेड ऑफ क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।